आज हम देखेंगे जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हम लोग जावा का कोड करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोड हम जैसा चाहें उस तरीके से फ्लो हो? अगर हम चाहते हैं कि पहले ये मेथड एग्जीक्यूट हो, तो पहले क्या हम वैसा कर सकते हैं? तो हाँ, हम इस तरीके से हमारे जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, उसका फ्लो हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखने से पहले हम लोग थोड़ा एक ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम लोग जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर दोनों साइड बाय साइड देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर एक ऑपरेटर देखेंगे हम कि क्या होता है। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक सिंबल होते हैं और उनका एक काम होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अच्छा, शेयर नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, ओह सॉरी। ओ ठीक है, अब क्लियर है। यस ओके, सर। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनके जैसे। अब जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए, यूनरी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसके बारे में देखेंगे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स माने क्या होते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेटर में 5 टाइप्स आते हैं। ऑपरेटर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में: प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये होता है मॉड्यूलस। तो पहले जो 4 है इनके बारे में कोई कन्फ्यूजन है? नो नो सर। सर। हाँ, मतलब हम कक्षा 1 से हम यही करते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये जो मॉड्यूलस है इसके बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से काम करता है ये? कोई परसेंटेज में। नहीं, ये परसेंटेज नहीं है। हम परसेंटेज सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मतलब इन प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस का काम परसेंटेज इंडिकेट करना नहीं होता। तो ओके, एक मिनट। यही करते हैं। अगर हम 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आंसर आएगा? 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 ये होगा। 6 आएगा यहाँ पे। ये कितना आएगा? 12। एक रिमाइंडर और बचेगा, 1। एक रिमाइंडर बचेगा। तो अगर हम डिवाइडेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम 13 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये 6। ठीक है, लेकिन अगर हम 13 मॉड्यूलस 2 लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आएगा 1। जो रिमाइंडर बचेगा ये देता है हमें। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है कि जो यहाँ पर बचता है रिमाइंडर, वो हमें देगा यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, जी सर। देखिए डिवीज़न में क्या अंतर है। डिवीज़न में हमें एग्जैक्ट वो फिगर्स मिलेंगे कि जो हमें हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो मिलेगा। ठीक है, यस सर। लेकिन मॉड्यूलस में क्या है कि मॉड्यूलस में हमें रिमाइंडर देगा।
कि अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर हमें अगर चाहिए तो हम वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से ले सकते हैं। ज़ीरो भी इंक्लूड है इसमें? हाँ, जो भी मतलब अगर हम चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा 6, ये 12 हो गया और ये 0। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 12 mod ऑफ 2, तो आंसर क्या आएगा 0। जैसे यहाँ पे 1 हुआ वैसे यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यस सर। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर है? यस सर। बहुत आसान है ये एरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारे जावा के कोड को कंट्रोल करते हैं, फ्लो, जावा के कोड का फ्लो जो होता है वो कंट्रोल करते हैं। अब कंपाइलर जो है, जावा का कंपाइलर, वो एग्जीक्यूशन कैसे करता है, टॉप टू बॉटम कोड का एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करते आता है, लेकिन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, और टॉप टू बॉटम वो एग्जीक्यूट करते आता है। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, अब जो जिस सीक्वेंस में हमने हमारे स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी ऑर्डर में हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो होता रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार में हमने मेन मेथड में स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उसी स्टेटमेंट्स के आधार पर, उसी सीक्वेंस के आधार पर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन जावा हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हमारे जो फ्लो है जावा कोड का, उसका फ्लो हम कंट्रोल कर सके, और ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ये जावा की एक बेसिक फंडामेंटल जावा का एक बेसिक फंडामेंटल फीचर है कि जो हमें एक अच्छे फ्लो, प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करने को मिलता है जावा के थ्रू। ठीक है, अब इसके कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के प्रकार कितने होते हैं, तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। कंट्रोल फ्लो जो स्टेटमेंट होता है इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूप स्टेटमेंट्स, तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट्स। अब डिसीजन मेकिंग में भी 2 प्रकार आते हैं, एक होता है इफ स्टेटमेंट और एक होता है स्विच स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट्स में होता है डू व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है और फॉर ईच लूप होता है। लूप में 4 प्रकार आते हैं, और जंप स्टेटमेंट्स में 2 प्रकार आते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम है इनका, तो जैसा कि नाम है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और कब एग्जीक्यूट करना है, इसका डिसीजन हम लिख सकते हैं इन स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ये बूलियन एक्सप्रेशन, हम लोगों ने डेटा टाइप देखे थे बूलियन, तो बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करता है ये, और इसके ऊपर इस पर हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है डिपेंड करता है। जो रिज़ल्ट आएगा बूलियन टाइप में उस पर हमारा प्रोग्राम का फ्लो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का हमारा प्रोग्राम का फ्लो रहेगा बूलियन एक्सप्रेशन के आधार पर। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में भी 2 प्रकार आते हैं, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में 2 प्रकार आते हैं, एक होता है इफ स्टेटमेंट और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट।
तो इफ स्टेटमेंट देखते हैं आज। ठीक है, ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? No, sir. ठीक है No, ना? sir. हाँ, आराम से जा रहे हैं हम लोग। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंडीशन को चेक करता है, इवेल्युएट करता है एक कंडीशन को। ठीक है, चलिए हम लोग एक कंडीशन देते हैं। मैंने अभी आपको एक लिंक शेयर की थी, जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने एक लिंक शेयर की थी। अगर मैं उस कंडीशन में रिटर्न करता ऐसा, वहाँ पे लिंक के साथ एक मैसेज में लिखता, इफ़ यू आर एमसीए स्टूडेंट देन ज्वाइन द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर आप एमसीए स्टूडेंट हैं तो ही आप इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। ओके, अब मान लीजिए कि एक नॉर्मल हमारा एक कोई दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अदर देन एमसीए स्टूडेंट्स भी है। जैसे मान लीजिए कि पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स, एमफिल के स्कॉलर्स हैं, और भी कोई एमए के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एमसीए को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ग्रेजुएशंस के हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एमसीए स्टूडेंट्स ही जुड़े उस लिंक उस ग्रुप में से, तो मैं क्या कहूँगा वहाँ पे कि इफ़ यू आर एमसीए स्टूडेंट्स देन ज्वाइन विद द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, अगर आप एमसीए स्टूडेंट हैं तो ही आप इस नीचे दी हुई लिंक के साथ जुड़े। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंडीशन हो गई। अगर आप एमसीए स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर एमसीए स्टूडेंट, ये क्या हो गई, एक हमारी कंडीशन हो गई। तो ये क्या, इफ़ स्टेटमेंट हो गया ये एक हमारा, इफ़ यू आर एमसीए स्टूडेंट देन ज्वाइन द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी, बूलियन वैल्यू है। अब जो मैंने एक ग्रुप में लिंक दी है, उस लिंक को क्या होगा कि जो एमसीए स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या होगी, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, हाँ वो एमसीए स्टूडेंट है तो वो ज्वाइन कर लेंगे। और अदर देन एमसीए स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, तो इस पर हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिपेंड करेगा कि जो आउटपुट आता है, अगर ट्रू हुई कंडीशन तो वो जुड़ जाएंगे, नहीं ट्रू हुई कंडीशन, फॉल्स हुई कंडीशन तो वो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब इफ़ स्टेटमेंट्स में 4 प्रकार के इफ़ स्टेटमेंट्स आते हैं। सिंपल इफ़ आता है, इफ़ एल्स आता है, इफ़ जिसे एल्स इफ लैडर भी कहते हैं, और एक लास्ट वन होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो सिंपल इफ के बारे में आज देखते हैं। सबसे बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट है ये जावा का। ये जैसे कि हमने अभी देखा कि ये बूलियन एक्सप्रेशंस पर काम करता है, और अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो जो पर्टिकुलर एक ब्लॉक ऑफ कोड है, हाँ वो उसको इवेल्युएट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स जो है इफ़ स्टेटमेंट का, ये इस तरीके से है। ठीक है, इफ़ देखिए यहाँ पर इफ़ जो है ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन देंगे, यहाँ से ये इफ स्टेटमेंट शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म हुआ, और यहाँ पर मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स रहेंगे इफ़ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स रह सकते हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस रह सकती है, एक लाइन भी हो सकती है, या मान लीजिए कि 100 लाइन का कोड भी हो सकता है, 200 लाइन का भी कोड हो सकता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है कि इफ़ कंडीशन के अंदर हम कितने लाइन का कोड लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर हम ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और ये करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जितना सारा कोड लिखेंगे वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मान लीजिए कि आपने इसमें 100 लाइन का कोड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये 100 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये 100 लाइन का कोड स्किप कर देगा और उसके आगे वाले स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा। यहाँ पर ये कोड अगर फॉल्स है तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये जो सारा कोड है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा और नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन करेगा। कोई कन्फ्यूजन है? No, sir. ठीक है, yes sir, ठीक है। तो हम लोग ना आज देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, प्रोग्रामेटिकली चेक करते हैं। तो हम लोग ये दो प्रोग्राम हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। तो पहला आराम से देखते हैं प्रोग्राम की किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव है और 0 से छोटे सारे नंबर्स नेगेटिव हैं। बढ़िया, ठीक है। और ऑड है क्या इवन है ये कैसे पता चलेगा? चलिए इसको, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, ऑड नहीं होंगे। परफेक्ट, बढ़िया। तो देखिए आपको लॉजिक पता है, यस सर। ठीक है। बस इसको हमें सीखना है कि जावा में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आपके मतलब दिमाग में लॉजिक है कि किस तरीके से ये काम करना चाहिए, एग्जीक्यूशन इसका कैसा होना चाहिए। अब ये हमारी भाषा में हमने बात कर ली, अब इसको जावा के थ्रू, जावा लैंग्वेज के थ्रू हमें कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। प्रशांत जी क्लियर है ये? yes sir, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग जैसा कि हमने देखा था कि कैसे जावा में सब कुछ जो होता है वो क्या होता है, एक क्लास के अंदर लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक पब्लिक क्लास, हमने एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्लास का नाम देते हैं, हमारा पहला प्रोग्राम क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। हम यस सर। हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर चेक करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर क्या नाम देते हैं, इंटीजर दे सकते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हमने नाम दिया। अब जे यहाँ पे देखिए ये जो नाम है, जावा जो है ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर आप ये जो नाम है ये इसी तरीके से देंगे तो ही ये एग्जीक्यूट होता है। ये अगर आपने ऐसा लिखा पॉजिटिव, तो ये अननोन फाइल बताएगा, ठीक है। yes sir, नाम वही है लेकिन P और N जो है वो कैपिटल है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये यहाँ से जावा पॉजिटिव नेगेटिव ये जो क्लास है यहाँ पे से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे सब कुछ। तो मेन मेथड के अंदर कोड लिखते हैं। तो मेन मेथड का हमारा सिंटैक्स क्या है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग args आर्ग्यूमेंट्स
और ये हमारा यहाँ पर मेन मेथड शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब जो भी कोड लिखना है हमें वो इसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है, क्या कहता है हमारा प्रोग्राम कि नंबर चेक करना है हमें कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो नंबर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से डेटा टाइप में आते हैं, हमने देखे थे डेटा टाइप्स। तो इंटीग्रल डेटा टाइप में आएंगे नंबर, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, है ना, याद है ना, हमने देखे थे। ठीक है, तो एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का नम नाम से, और इसको वैल्यू असाइन कर देंगे हम 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 एक नम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 10। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये जो नम के अंदर वैल्यू है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो कंडीशन लगाते हैं, है ना। अब हमने क्या सीखा अभी, इफ स्टेटमेंट सीखा है हमने। ठीक है, तो देखिए ये जो नीचे है यहाँ पर ये इफ कंडीशन का सिंटैक्स है, तो हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। इफ कंडीशन, अब कंडीशन क्या होगी जी, रितिका जी आपने कंडीशन बताई थी। Yes, sir. If the number is greater than 0. ग्रेटर देन 0, तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, नम। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, ये क्या हुई, हमारी कंडीशन हो गई। ओके, Yes, sir. तो ये जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। ये हम उसे बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक सिस्टम पर प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, पहले ही सेव करना चाहिए था हमें। डॉट जावा से सेव करेंगे। देखिए क्या किया मैंने, इसी ये जो नाम है क्लास का नाम, इसको कॉपी कर लिया, सेव एज जावा, इसको क्या करेंगे, डॉट जावा से सेव करेंगे। ओके, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, ये आ गया, दिख रहा है हमें ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, तो आ गए हम हमारे प्रोग्राम के यहाँ तक। अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसे हमें कंपाइल करना है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस कैसी होती है कि कैसे बताएंगे हम हमारे कंपाइलर को कि ये कौन सा कोड कंपाइल करना है। तो हम बताएंगे जावा का कोड है, इसे कंपाइल करना है जावा सी, और कौन सा कोड है, पॉजिटिव
नेगेटिव डॉट जावा, ये हमारी फाइल है, इसको कंपाइल करना है। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया और ये हमारे प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल बनेगी अभी जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए ये ऑटो क्रिएट हमारी एक फ़ाइल बन गई, डॉट क्लास फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, इसको डॉट क्लास में कन्वर्ट कर लिया है कंपाइलर ने। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे कि जावा, हम बताएंगे कि हाँ एग्जीक्यूट करो इस प्रोग्राम को। पॉजिटिव नेगेटिव इतना ही देना है हमें। अब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट्स लिख के आएगा द गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आ गया, मतलब हमने जो नंबर दिया है वो क्या है, पॉजिटिव है। सही है, यस सर। कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब हमें निगेटिव स्टेटमेंट्स अगर चाहिए तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये नंबर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर हमने दिया इसको निगेटिव -10। ठीक है, अब क्या होगा, इसको कंपाइल करते हैं फिर से। हमने इसको कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब क्या है, ये -10 है ये, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नो। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ? ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जितने सारे स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, देखिए नहीं हुआ स्टेटमेंट्स, कोई भी हमारा कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हम ये भी चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये नेगेटिव है तो भी हमें एक मैसेज मिले, तो कैसे होगा? इफ देन अप्लाई करके लिख सकते हैं कंडीशन। दूसरी कंडीशन आएगी यहाँ पर, इफ़ num is less than 0। ठीक है, अब इसको फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया हमने इसे, रन करेंगे, देखिए आ गया, तो गिवन नंबर इज नेगेटिव। यस सर। तो हमने हमारा जावा का जो कोड है हमारा हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। नंबर हमारा पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है और नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस कोड में कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। देखिए हमने क्या पहले क्या सोचा था हमने कि हमारा कोड कैसा होगा, हमारे पास क्या था, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमें क्या एक कोड लिखना था कि जो दिए हुए नंबर को चेक करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव होगा। ओके, ये हमने सोच लिया। ये ठीक है, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें जावा के थ्रू बताना था, जावा में लिखना था कोड, हमें जो हमारा प्रोग्राम है जावा में लिखना था। तो जावा के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए हमने एक क्लास लिखा और उसके अंदर मेन मेथड लिखी,
अब हमें एक नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, एक इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया और उसको एक वैल्यू दे दिया, साइन कर दी। अब मेन लॉजिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर, ठीक है, इतना ही हमारा लॉजिक है। बाकी ये सब क्या है, इतना जो लिखा हुआ है ये हम जावा में कोड लिख रहे हैं, इसके लिए हम उसको कंपाइलर को जो उसके जावा के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए कंपाइलर को हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन लॉजिक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा मेन लॉजिक है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ओके, देखिए अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। क्लियर है ना ये? बढ़िया जी। बढ़िया।